हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कल की लास्ट क्लास में हमने सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, मैराथन क्लास करी थी। तो उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ये सेट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और आप जानते हैं सीटेट में रिपीट होने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैनल पर, आप जाकर उनको चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़। आपको बताना है जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स होती हैं यानी कि समावेशी कक्षाएं होती हैं, वहाँ पर एक टीचर का क्या रोल होता है। ठीक है, आप ये सपोज़ करिए जैसे आप टीचर हैं तो आपका इनमें से क्या रोल होगा। पहला है बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। दूसरा है, हाँ ये तो सही है, बच्चों की ज़रूरतों का पता करना और उनका ध्यान रखना ये टीचर का ही काम है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। जी नहीं, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको सभी बच्चों पर ध्यान देना होगा एक समान रूप से। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है बच्चों को उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना। देखिए, कभी भी बच्चों का पृथक्करण नहीं करना है। पृथक्करण मतलब क्या होता है कि आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दे रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपने मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो आई थिंक देख ली होगी, मैंने सारे सब्जेक्ट की आपको करवा दी है। वहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि ये जो पृथक्करण वर्ड है फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखता है ना कि बच्चों को अलग थलग किया जा रहा है या पृथक किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं क्योंकि कभी भी बच्चों को अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, सभी को समान रूप से ट्रीट करना है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट। नेक्स्ट है खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना और सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। कभी भी बच्चों को अलग संकाय में, सेपरेट सेक्शन में नहीं पढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। समावेशी कक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना, ना कि किसी को आप अलग से पढ़ा रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ाना है। समावेशी कक्षा की यही विशेषता होती है फ्रेंड्स कि सभी बच्चों को एक साथ मिला करके बिना भेदभाव के शिक्षा देना। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन 1, बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, तो ये क्या होगा, समावेशी कक्षा में शिक्षिका की एक भूमिका हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड वाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? इनमें से क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्शन पहला है हर विद्यार्थी को स्वीकारना और उसका सम्मान करना। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, सभी बच्चों को एक्सेप्ट करना और उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। देखिए, अनदेखा नहीं करना है बल्कि सभी बच्चों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना है, सम्मान देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अनदेखा करना यानी कि इग्नोर करना, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। जी हाँ, संप्रेषण ये तो आप जानते ही हैं, कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है अप्रत्यक्ष निर्देश देना। देखिए, निर्देश कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए बल्कि प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष निर्देश मतलब होता है डायरेक्टली आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपने कहनी है तो डायरेक्टली कहिए, इनडायरेक्टली नहीं कहना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वायत्तता और लचीलापन देना। जी हाँ, लचीलापन मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी, और जहाँ भी आपको दिखे कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा।
फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है ना कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है, बच्चे के ऊपर कोई भी दबाव नहीं क्रिएट किया जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो बस हमें तो आंसर मिल चुके हैं, अब इनको आप इन ऑप्शन में से देखिए और मैच कर लीजिए। देखिए हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये हमारा पांचवा ऑप्शन, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा ये कहाँ पर लिखा है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ ऑप्शन सही है। तो बस ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, मतलब विजुअली डिसेबल्ड बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता, उसकी विशिष्ट ज़रूरतों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइए। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, ये पूछा हुआ है। पहला है कि विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना। अब देखिए, फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। अब जब आप जानते हैं कि बच्चे को क्लियरली दिखाई नहीं देता तो आप जानबूझकर ऐसे दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चे को दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है, और ऑप्शन में कह रहा है कि विजुअल प्रेजेंटेशन ही देंगे, तो ये आपका सही नहीं होगा। इससे तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसे दिखता ही नहीं है और आप उसी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। नेक्स्ट देखिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैनिपुलेटिव एंड मटेरियल्स। जी हाँ, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे, देखिए बात हो रही है विजुअल डिसेबल्ड बच्चे की, यानी कि ऐसा बच्चा जिसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो आप स्पर्श वाली चीज़ें यानी कि टच करके चीज़ें दिखा सकते हैं और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग आप करवा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, बच्चा स्पर्श करके सीखेगा चीज़ों को। जैसे कि वो देख नहीं पा रहा है लेकिन वो टच करके फील तो कर सकता है, तो स्पर्शनीय चीज़ें जो हैं सबसे बेस्ट होती हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सीटेट में और बनता है, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रेल लिपि। देखिए ब्रेल लिपि जो थी ना, वो ऐसे ही बच्चों के लिए आई थी जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, जो ब्लाइंड हैं, जो विजुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, जिन्हें दिखाई नहीं देता। बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस लिपि का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे इसका आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। किसने किया था, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ है, तो आप कहेंगे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस लिपि में क्या होता है कि 6 बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं को बच्चा टच करके पढ़ाई करता है। जी हाँ, स्पर्श करके, टच करके पढ़ाई करता है। उसके लिए सिर्फ एक ही लिपि का आविष्कार हुआ है जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं, और उसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था, ध्यान रखना है, और वो 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अदर ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। मूक फिल्में मतलब जो साइलेंट होती हैं एकदम, जिसमें आवाज़ ही नहीं आती। अब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप ऐसी फिल्में दिखाएंगे जिसमें आवाज़ नहीं है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र होनी चाहिए। देखिए चित्र अगर होंगे, बच्चा देख ही नहीं सकता है, तो उन चित्र का आप क्या करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा हुआ है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसे हम इनमें से क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है स्वलीनता, दूसरा है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है गुणज वैकल्य, ठीक है। चलिए एक बार इंग्लिश में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ना इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। देखिए जब बच्चे को सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है और वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, मतलब वो समाज में जाना पसंद नहीं करता, वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, वो कंफर्टेबल नहीं होता है किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने में, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, ये कैसे बच्चों के कैरेक्टर्स हैं ये आपसे पूछा हुआ है। ऐसे बच्चों में कौन सा लर्निंग डिसऑर्डर होता है, बेसिकली ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या उनमें ऑटिज्म होता है, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है,
या फिर डिसलेक्सिया होता है या फिर डिसकैल्कुलिया होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ऑटिज्म, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे हैं, स्वलीनता कह रहे हैं। ठीक है, जब किसी बच्चे को स्वलीनता होता है ना, यानी कि ऑटिज्म होता है, तो वो सोशल इंटरेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता, ना ही वो लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड होता है। तो ऐसे बच्चों में होता है ऑटिज्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, समाज में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो हम कहते हैं उन बच्चों में क्या है, ऑटिज्म है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इन सभी को समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चारों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सबसे पहले तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म दे करके आपसे कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखेंगे यही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है ना, बच्चा जो है ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, मतलब वो ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को अटेंटिव होकर नहीं देख सकता। सपोज़ करिए आपने बच्चे से कहा कि 1 घंटा आप पढ़ाई करो, तो वो नहीं कर सकता, उसका फोकस हो ही नहीं पाता है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता अपना ज़्यादा देर तक, और ध्यान केंद्रित ना कर पाने की वजह से वो हाइपर एक्टिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, वो हद से ज़्यादा, जितना कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका ADHD। उसके बाद आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आप लोग जानते ही हैं, अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसलेक्सिया है। और डिसकैल्कुलिया मतलब होता है जब बच्चे को गणित में कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसकैल्कुलिया है। ठीक है, तो ये चारों ही टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वो बनाएं। चिकनी मिट्टी दी बच्चों को टीचर ने, और बच्चों से कहा कि आपके मन में जो भी आ रहा है आप बनाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि इसके माध्यम से वह बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती हैं, बताइए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और पेडागोजी में इसी तरीके के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो बच्चों में किस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। पहला है क्रिएटिविटी को, यानी कि सृजनात्मकता को। दूसरा है रोट मेमोराइजेशन, यानी कि रटने को। तीसरा है नॉन कॉपरेशन, यानी कि असहयोग। एंड चौथा है इनडिसिप्लिन, यानी कि अनुशासनहीनता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है फ्रेंड्स, ये अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा ना, बच्चे खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप बच्चों से कुछ भी ऐसा कहते हैं कि बच्चों आपके मन में जो भी आ रहा है आप वो काम करो, तो बच्चे अपने मन की चीज़ें करेंगे, वो खुद को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर वो खुद को एक्सप्लोर करते हैं तो आप एज अ टीचर आप समझ पाएंगे कि कौन बच्चा किस तरीके से सोचता है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। अब रटना तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता, इसमें टीचर कुछ रटवाने के लिए थोड़ी कह रही हैं कि आप ये रटो, है ना। ना ही ये असहयोग है, ना ही ये अनुशासनहीनता है। ये क्या है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। वो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहती हैं। क्रिएटिविटी मतलब होता है कि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, खुद से नई नई चीज़ें बना सकते हैं। ये होता है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। ठीक है, तो बस यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा आपके सामने। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग में बच्चे के किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये पूछा हुआ है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है ये। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है शारीरिक कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल, चौथा है संवेगात्मक कौशल, फिर है अमूर्त तर्क। तो देखिए, अगर बात करें प्रारंभिक सालों की, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए। प्रारंभिक सालों की यानी कि बचपन के प्रारंभिक साल, जब बच्चे का जन्म हुआ तो स्टार्टिंग के कुछ साल आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा करेंगे। तो देखिए, शारीरिक कौशल ये तो होगा, फिजिकल जो स्किल होती है बच्चों की। साथ ही सामाजिक कौशल, समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे।
और शारीरिक कौशल पर तो आप ध्यान देते ही हैं, बच्चों को क्या खिलाना है, क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें। संज्ञानात्मक क्षमता, इस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञान मतलब क्या होता है, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, ठीक है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित होता है। संवेगात्मक कौशल, इस चीज़ पर भी होता है। संवेगात्मक कौशल मतलब जो आपके मन के इमोशन हैं, यानी कि आपके मन के जो भाव हैं, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है कि बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो अमूर्त तर्क है ना फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, इस चीज़ पर बचपन की अवस्था में ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए ये चीज़ आती है बाद में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अमूर्त तर्क बेसिकली क्या होता है, इसको समझ भी लेते हैं। अमूर्त तर्क मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने में कोई चीज़ नहीं है, आप सिर्फ उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने दिमाग में एक छवि बना रहे हैं, तो वो होता है अमूर्त तर्क करना। जो चीज़ हमारे सामने में है ही नहीं, उसके बारे में आप इमेजिन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बचपन में नहीं करवाई जाती, ठीक है, ये बड़े होके ये कॉन्सेप्ट बच्चों को आता है। तो इसीलिए प्रारंभिक के सालों में इन 4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये हमको दिख रहा है ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो बस हमें हमारा आंसर मिल चुका है, 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम पहुंच चुके हैं। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, पहला है जानकारी के भंडारण और उपयोजन से होता है, दूसरा है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तीसरा है इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, और चौथा है बारंबार वेधन और अभ्यास से होता है। तो देखिए अगर रचनावादी कक्षा की बात करें, मतलब जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स होती हैं, उसमें जो मीनिंगफुल लर्निंग की अब बात हम करते हैं, अर्थपूर्ण सीखने की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है आपका, वो है अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद खोजबीन करते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है और स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी इंटरेक्शन होता है। इस तरीके से बच्चों के जो डाउट हैं वो टीचर से पूछते हैं और टीचर जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस करता है, उसको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया उसको बताता है। सेम ऐसे ही ये वाला स्टूडेंट भी इसके साथ बातचीत करेगा। तो मतलब अंतःक्रिया मतलब होता है कि क्लासरूम में जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को सीखने में, तो इन सभी चीज़ों के द्वारा जो है खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी रचनात्मक कक्षाएं, ठीक है। तो इसीलिए 2nd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी ये कह रहा है जानकारी के भंडारण, मतलब भरना थोड़ी है कुछ, इनाम और सजा का प्रयोग नहीं, बार बार आप किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी सही नहीं होगी। तो इसीलिए 2nd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा, थोड़ा सा छोटा करेंगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसके साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन कल के पेपर में भी आपने देखा था, जो हमने मैराथन का सेट लगाया था। तो अगर किसी बच्चे को आप हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प कैसे कर रहे हैं, या तो उसको इशारे दे रहे हैं या उसको संकेत दे रहे हैं, मतलब जब बच्चे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और उन्हें कहीं पर वो अटक रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बच्चों को हेल्प करते हैं वहाँ पर एज अ टीचर, ठीक है। या तो उनको इशारे देते हैं या उनको आप संकेत देते हैं, सिंबल के थ्रू कुछ बताते हैं या कुछ एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग ये यहाँ पर दिख जाएगा आपको। इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। एक तो पाड़ है नाम, ठीक है, एक इसका नाम हिंदी में मचान आ जाता है, और हिंदी में आई थिंक इसको आलम्बन भी कहते हैं। एक बार आप चेकआउट ज़रूर करें, आई थिंक आलम्बन भी इसको कहा जाता है। तो हिंदी में मल्टीपल नेम्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग को लर्न कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या, कि बच्चों को हेल्प करना, ठीक है। तो बस मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, अनुरक्षण, पूर्वाभ्यास, प्रत्यक्ष निर्देश, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1st ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया है अजर्सन और रीज़न से।
ठीक है, ये हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो चलिए, असर्शन रीज़न यानी कि अभिकथन और तर्क। अब आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या फिर गलत है। चलिए, क्वेश्चन है अभिकथन में, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती हैं। जी हाँ, हम कहते हैं ना बच्चों को रियल लाइफ के एग्जाम्पल देने चाहिए, वास्तविक दुनिया के, जिस दुनिया में वो रहते हैं, और इसमें वही हो रहा है, तो ये तो सही है। इसका तर्क है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ, ये भी सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, वो किसी भी चीज़ को सीखने में हमारी हेल्प तो करती ही है। तो इसीलिए हम कहेंगे अभिकथन और तर्क दोनों चीज़ सही हैं, और ये जो हमारा तर्क है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुँचे हैं आई थिंक, यस। चलिए, क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए, बाधा पूछा है, ठीक है, व्हाट विल पोज एज अ हिंड्रेंस। हाँ, हिंड्रेंस की बात करी है, क्या चीज़ बाधा डालती है समस्या समाधान को करने में। पहला है समस्या को सही से पहचानना, ये तो बाधा नहीं डालेगी, ये तो अच्छी चीज़ है। आपके सामने अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसके समाधान करने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर समस्या है क्या। ठीक है, उसको पहचाना जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये अच्छी चीज़ है, ये बाधा थोड़ी डाल रहा है। नेक्स्ट है समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। जी हाँ, आप क्लियरली उसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। जी हाँ, अगर उसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपने पहले भी फेस करी है और उसका सॉल्यूशन आपने उस टाइम पर कैसे निकाला था, उसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पर भी सॉल्यूशन की तरफ जाना, ये भी क्या है, एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, फिक्स्ड हो जाना किसी चीज़ पर, ये क्या होता है हमारा, हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखिए, कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप पारंपरिक तरीके से निकाल रहे हैं, ऐसा तरीका जो पुराने ज़माने में होता था अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर उसका उतना लाभ नहीं है। ठीक है, आप बस उसी तरीके को पकड़े हुए हैं और उस पर फिक्स हो गए, अटक गए हैं कि ना बस मुझे इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है, दूसरे तरीके के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें पारंपरिक तरीके से जो चली आ रही हैं वो एक्सेप्टेड नहीं हैं। जैसे पहले तक क्या होता था, लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता था, आप भी जानते हैं, जिसको हम सीटेट में जेंडर बायसनेस या फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक लिंग की तरफ झुकाव होता था। जैसे लड़के को मोस्टली सपोर्ट किया जाता था और लड़कियों को घर में रखकर घर के काम करवाए जाते थे, तो वो क्या है, एक पारंपरिक तरीका है। अब आपके सामने कोई समस्या आ गई और आप ऐसे ही कुछ तरीकों पर अटक गए, स्थिर हो गए, आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो ये क्या करेगा, समस्या समाधान में बाधा तो डालेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फिर से अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं फ्रेंड्स आजकल, तो इनकी प्रैक्टिस आपको खूब सारी करके जानी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, अभिकथन है आपके सामने, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो एक दो बार गलतियां तो होती हैं, त्रुटियां तो होती हैं, है ना। तो त्रुटि करने का मतलब ये नहीं है कि आप असफल ही होंगे हमेशा, जी नहीं, बल्कि जो त्रुटियां हैं ना, इनको कहा जाता है कि ये अधिगम का हिस्सा होती हैं, ध्यान रखना है, दीज आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर तर्क की हम बात करें तो इसका तर्क देखते हैं फ्रेंड्स। आपको तर्क क्या दिया है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ये यहीं पर गलत हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों में सोचने की क्षमता तो होती है। आगे कह रहा है, उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं। जी नहीं, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता होती है और वो खुद से ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभिकथन भी गलत हो गया है यहाँ पर, और ये तर्क भी गलत हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला लास्ट में फोर्थ ऑप्शन देख रहे होंगे, ए और आर दोनों यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।
काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमोशन, निम्नलिखित में से कौन एक भाव नहीं है। अब ये भाव क्या होता है, इमोशन क्या होता है, जो फ्रेंड्स आपके मन से भाव निकलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना फियर, किसी चीज़ से डर लगना, भय पैदा होना, ये क्या है, आपके मन का एक इमोशन है। इसी तरीके से एंगर, एंगर मतलब होता है क्रोध, गुस्सा आना, ये भी क्या है, एक इमोशन है। इसी तरीके से आता है लव, लव क्या है, प्रेम, ये भी एक इमोशन है। तो ये सभी हमारे इमोशन होते हैं जो हमारे मन के भाव कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, फियर, एंगर, लव। इन्हें आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, FAL, फॉल, ये तीनों क्या हैं, आपके इमोशन हैं, ऐसे याद रख लीजिए बस। इससे अदर जो भी आपको ऑप्शन में दिखेंगे उन्हें आप कट कर दीजिए, वो आपका इमोशन नहीं होगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। मैंने आपको ईजी ट्रिक भी बता दिया है और ये सारी ट्रिक्स आपको नोट्स में तो मिली ही हैं, ठीक है। तो फियर, एंगर, लव, ये तीनों ही हमारे इमोशन हैं, लेकिन जो मेमोरी होती है ना, स्मृति होती है, ये इमोशन नहीं होती, ये सिर्फ हमारे दिमाग में क्रिएट करी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना मतलब देखिए, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जब बच्चा किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उसे उसको करने में खुशी मिलती है, उसको आनंद आता है, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए वो कोई काम करता है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होता है जब आप किसी लालच के लिए कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसलिए आप उस काम को कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। कभी आंतरिक से क्वेश्चन आ जाता है और कभी बाह्य से, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। तो अगर आप बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूछा हुआ है। पहला है हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, दूसरा है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, और चौथा है बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए आ गया ना, आनंद की अनुभूति, यही होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उसको करने में आपको मज़ा आता है, आपकी रुचि है उसको करने में, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी होती है, तो इसीलिए यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बाकी ये कह रहा है दंडित करना, बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों में एक दूसरे में कंपैरिजन करवाना है, ना ही कोई कंपटीशन करवाना है, और ना ही हर एक चीज़ में आप उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा की भी एक लिमिट होती है, जहाँ पर बच्चा सही कर रहा है वहीं पर प्रशंसा करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डैश, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड डैश लर्निंग। बताइए बच्चे का जो ओवरऑल शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, या उसमें बाधा डालता है, या उससे संबंधित नहीं है, या फिर उसको सुसाधित करता है। बताइए, सीधी सी चीज़ है फ्रेंड्स, जो बच्चे का ओवरऑल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो क्या करेगा, आपकी लर्निंग की प्रोसेस को क्या करेगा, सुसाधित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सुसाधित करेगा, फैसिलिटेट करेगा। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, अधिगम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बॉडी से फिट होंगे और आपका मेंटल लेवल भी सही होगा, आपका दिमाग सही डायरेक्शन पे चल रहा होगा, तभी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या करते हैं, अधिगम को सुसाधित करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। रूही कह रही है कि उसके साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कह रही है, किस चीज़ को कह रही है, ये तो नाम से ही क्लियर है, उसने पहले ही बोल दिया कि मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं करी थी, तो ये पर्यावरणीय कारक तो होगा ही नहीं, ना ही ये योग्यता की कमी है। देखिए लेक ऑफ एबिलिटी ये नहीं है, क्योंकि सेकंड लाइन में लिखा है वो विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसके अंदर एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, है ना।
तो अब ये कह रहा है योग्यता की कमी, ये भी नहीं होगा। कठिन भाग्य नहीं, यहाँ पर भाग्य की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कोशिश की कमी, लेक ऑफ एफर्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। इसीलिए उसने पहले ही बोल दिया कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी इसीलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो वो कहना चाह रही है कि मेरी कोशिश में कमी रही है, लेक ऑफ एफर्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर एक और सॉल्व कर लिया है आज। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, और साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरीके से मोटिवेशन बना रहे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आप देख सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप इम्पॉर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं, डेली अपडेटेड रहना, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम दी जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।